राजस्थान के अंदर पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि मिला जुली का खेल है। एक बार ये एक बार ये। पिछले दिनों जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको मदद भी करी थी। खुलेआम सारा मामला था। पुलिस को लगा कि हम कायर हो गए तो इन्होंने जाके गुस्से के अंदर गए। भागते हुए आदिवासियों को पुलिस ने गोलियां भी चलाई, कुछ प्राइवेट वाहन पुलिस ने खुद भी जला दिए। तो मुझे ये बताओ कि जब विशेष विचारधारा के लोग जब यहाँ आए और नक्सलवाद की चपेट के अंदर हमारा राजस्थान आ रहा है, तो क्या ये समझ लें कि सरकार का खुफिया तंत्र फेल हो गया? अगर जरा सा भी हमें लगा कि बिल किसानों के विरोध में, तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल पहला विरोध करने वाला नेता होगा इस बिल का। और किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें सांसद की सत्ता छोड़नी पड़े, घर आ जाएंगे। पहले राजस्थान 3 महीनों तक राजनीतिक आग में जलता रहा और पिछले 4-5 दिनों से आदिवासी अंचल नौकरियों को लेकर हुए आंदोलन की आग में जल रहा था। हमारे साथ हैं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह के हालात हुए हैं, नौकरी को लेकर इस तरह से हिंसा भड़क जा रही है। देखिए, ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी इस कदर हावी थी कि पहले भी बेरोजगारी से तंग आके सैकड़ों नौजवानों ने आत्महत्याएं करी थी। इसमें किसी एक सरकार का दोष नहीं है। राजस्थान के अंदर पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि मिला जुली का खेल है। एक बार ये एक बार ये, एक बार ये एक बार ये मिला जुली का खेल। अभी पिछले दिनों जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको मदद भी करी थी। खुलेआम सारा मामला था। और इस मिला जुली के खेल के अंदर राजस्थान का नौजवान सड़कों में दम तोड़ रहा है, राजस्थान का किसान बर्बाद हो रहा है और कानून व्यवस्था खत्म हो गई। राजस्थान की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। पहले गैंगवार शेखावटी से लेकर मारवाड़ अंचल तक चले, कई हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अगर चौथे पांचवें स्थान पे नक्सलाइट इलाकों को छोड़ दें तो राजस्थान अपराध में सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नक्सलिज्म की बात आ रही है। देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो ये आंदोलन हुआ, सरकार समय रहते चेत जाती, उनसे वार्ता करती तो निश्चित रूप से हो सकता कि इस घटना को टाला जा सकता था। ये जो गोलीबारी की बात हुई है, पुलिस की गोली से 2 लोग पुलिस बता रहे हैं, हमारे हिसाब से तो 5 से ज़्यादा, शायद 4-5 लोगों कह रहे हैं, 4-5 लोग इसके अंदर उनकी जाने गई है और सरकार 2 लोगों का बता रही है। इसमें सारा जो गोली चली, ये पुलिस जब वहाँ से भाग गई, पुलिस के आईजी, एडिशनल एसपी ट्रक के पीछे लटक के भागा, एसपी कहीं भाग गया, आईजी को छोड़ गए, आईजी भी भाग गए, सब भाग गए। उसके बाद पुलिस को लगा कि हम कायर हो गए तो इन्होंने जाके गुस्से के अंदर गए। भागते हुए आदिवासियों को पुलिस ने गोलियां भी चलाई, कुछ प्राइवेट वाहन पुलिस ने खुद भी जला दिए कि भाई हम इस केस को और मजबूत बनाएं। और पुलिस के बड़े अधिकारी और इंटेलिजेंस और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ से एक विशेष सुनियोजित तरीके से जो वहाँ नक्सलवाद है, एक विशेष विचारधारा के लोग यहाँ पे आए और वो लोग ये इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और इस तरह का मामला कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब विशेष विचारधारा के लोग जब यहाँ आए और नक्सलवाद की चपेट के अंदर हमारा राजस्थान आ रहा है, तो क्या ये समझ लें कि सरकार का खुफिया तंत्र फेल हो गया? सरकारी अधिकारी कह रहे हैं सरकार के, तो इस मामले की जांच दिल्ली को करनी चाहिए, एनआईए को। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर नक्सलवाद पनप गया तो हमारा राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरीके से आंदोलन किया गया और आंदोलन की जो रूपरेखा है, निश्चित रूप से उसमें लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों को गलत ट्रैक पे भड़का के और उनसे हिंसा करवाई गई। वैसे हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि लगातार वो धरने पे बैठे थे अपने पदों को लेकर। जो टीएसपी के लिए विशेष आरक्षण राजस्थान की सरकार ने कर रखा है, और 24 तारीख को जो वार्ता थी वो वार्ता भी नहीं, उससे उनको लगा कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। और कुछ अभी जब सरकार के अंदर ये सरकार को बचाने के अंदर जब बीटीपी के विधायकों ने साथ दिया तो कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के और कई लोग ये भी चाहते भाई, यहाँ तो बीटीपी की चल रही पूरी आदिवासी अंचल के अंदर, ये भी बात चल रही थी। तो इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, ये तो एनआईए जांच के अंदर ही खुलासा हो सकता है। और सरकार ये कह रही है कि नक्सली ताकतें इसके अंदर मतलब नक्सली लोग यहाँ आ गए विशेष विचारधारा के। तो सीएम से मेरी अपील रहेगी कि राजस्थान को झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने से रोकें और इस पूरे मामले की जांच एनआईए कराए। और ये सारा घटनाक्रम हुआ जिसमें आदिवासियों की जान भी गई, एक बच्चे की जान भी गई और इतने प्राइवेट लोग भी, और हमारे दूसरी जो एक जातीय वैमनस्यता वहाँ पे फैली,
जनरल वर्सेज आदिवासी, ऐसी वैमनस्यता नहीं फैलनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से फैले। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अपने आज मैंने देखा कि मीडिया कर्मी भी सिविल लाइन फाटक से मुख्यमंत्री के जो गवर्नर हाउस है वहाँ तक मीडिया कर्मी कोई कैमरा लेके खड़ा नहीं रहेगा। ये सीएम किस बात से डर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं? आपको क्यों लगता है, क्यों डर रहे हैं सीएम? ये जो इनका मिलाजुली का खेल दिल्ली में पता लग गया और सीएम को पता कि आने वाला समय ठीक नहीं है। और इनको अभी भी मुझे नहीं लगता पूरी नींद आती होगी। एक बार सरकार बच गई फिर भी इनको चिंता कि मेरी सरकार कभी भी जा सकती है, ये हो सकता वो हो सकता। इसलिए इन्होंने फ्री हैंड कर रखा विधायकों को कि विधायक चाहे जो करो, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम खुद 4 लाख खाली पदों को भरने के लिए आरएलपी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोरोना की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, भीड़ करें, कहीं कोरोना हो जाएगा लोगों को, तो महामारी के अंदर हम लोग चुप बैठे। बाकी राजस्थान का प्रत्येक कोना, ये जो कोरोना की वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, गायब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा बना लेंगे हम जल्दी। नहीं, अभी हमें लोगों की जान भी तो बचानी है। अभी मैं मास्क हटा के बाइट दे रहा हूँ फिर भी मुझे थोड़ा यूँ लग रहा है, सहज लग रहा है। मैं मास्क, आपने देखा होगा कि हमारे लिए लोगों की जान बचे, ये सबसे पहला काम है। आरएलपी पार्टी ने लॉकडाउन से लेकर अभी तक जितनी लोगों की मदद करी सोशल मीडिया के माध्यम से, जब वो प्रवासी गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास सब जगह थे, उनको राजस्थान में लाने की जिस तरह मदद करी, जिस तरह दिल्ली के अंदर राजस्थान को उसका हिस्सा दिलाने की पैरोकारी, लॉकडाउन के अंदर दिल्ली से जितना विशेष पैकेज कैसे राजस्थान को मिले। आरएलपी पार्टी अपनी ताकत जितनी हमारी है, 3 विधायक और 1 में लोकसभा के अंदर हूँ, हम हमारी ताकत लगा के इस राजस्थान को बचाने का प्रयास करें। ये कि पूरे देश में लोग कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप किसानों की पार्टी के हैं, लोग हनुमान बेनीवाल क्या सोचते हैं? देखिए, कृषि बिल जब लोकसभा के अंदर पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, उस समय मेरी जो आईसीएमआर ने गलत कोरोना जांच रिपोर्ट दी थी, तो मैं उस समय लोकसभा और उसके अंदर नहीं था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कृषि बिल का विशेषज्ञों से अध्ययन करवा के, और अगर हमें लगा कि कृषि बिल के अंदर विसंगति है, एक तो समर्थन मूल्य एमएसपी पे जारी रहे, एक ही किसानों की बड़ी मांग है, तो हम प्रधानमंत्री से बात भी करेंगे इस मामले के अंदर। आरएलपी पार्टी प्रमुख लोगों से, किसान संगठनों से बात भी हम लोग करेंगे। और एक जो ये बड़े कॉरपोरेट लोग हैं उनका समूह किसानों को बनाकर इनको ज़मीन देने की जहाँ तक बात है, इसमें जहाँ जहाँ विसंगतियाँ हैं हम किसान संगठनों से बात करके शीघ्र ही मैं प्रधानमंत्री जी से इस मामले के अंदर मिलूंगा और जो भी कृषि बिल के अंदर विसंगतियाँ हैं इनको दूर करेंगे। मुझे अगर लगा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसान के खिलाफ अगर ये बिल है, तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल किसान के साथ खड़ा मिलेगा सड़क पे। ये बात इसलिए हो रही है हनुमान बेनीवाल जी कि जितने भी जाट बहुल इलाके हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पर जो जाट समुदाय हो इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहा है लगातार। देखिए, आरएलपी पार्टी जब आंदोलन करेगी तो हमारे पास इतनी ताकत खुद के पास है, राजस्थान के अंदर भी है, हरियाणा में, यूपी के अंदर। अभी हम इसका पूरा एक बार बैठ के कृषि विशेषज्ञों से बात भी कर रहे हैं, कृषि के जो जानकार है कि इस बिल से कौन सी जगह नफ़ा नुकसान, इस बात को भी हम करेंगे और फिर हम इसके अंदर निर्णय लेंगे। अगर ज़रा सा भी हमें लगा कि बिल किसानों के विरोध में, तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल पहला विरोध करने वाला नेता होगा इस बिल का। और किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें सांसद की सत्ता छोड़नी पड़े, घर आ जाएंगे। क्योंकि प्रदेश में जिस समाज, जाट समाज की आप बात करें, 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े नेता भी राजस्थान के अंदर हुए होंगे, खुद की पार्टी बना के कोई नहीं लड़ा, सेकंड और थर्ड नंबर के लिए लड़े। और पहले नंबर की अगर किसी ने बात की मुख्यमंत्री की, तो हनुमान बेनीवाल ने की कि हमारी कौम का सीएम राजस्थान के अंदर होना चाहिए। ये बात मैं नहीं उठाई थी मन से। आप तो ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो बहुत लोग मानना है कि जब तक जिएंगे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत यही राज करेंगे राजस्थान में, दूसरा कोई किसी का नंबर आने नहीं देंगे। अभी तो हम जवान हैं, आप चिंता मत करो, 23 में बदलाव आ जाएगा निश्चित रूप से। तो मैंने तो वसुंधरा जी को भी भेज दिया था और गहलोत वेंटिलेटर पर चले गए थे, समय कम मिला। आपको पता है कि चुनाव के लिए, पार्टी चलाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं चाहिए। बिना व्यवस्थाओं के आम आदमी को साथ लेके पूरे राजस्थान में 57 उम्मीदवार लड़ाए, प्रत्येक जाति का उम्मीदवार लड़ाया और 9 लाख से ज़्यादा वोट मिले। लोकसभा के अंदर जब देश हित का मामला था, उस समय हमें मोदी जी के साथ हमने गठबंधन किया, हमारे लिए एक सीट छोड़ी। और 25 की बात हमने कही थी आपको उस समय भी कि मुख्यमंत्री के बेटे को हराएंगे, और सीएम के बेटे को हरा भी दिया। एनडीए गठबंधन में शामिल होने से कुछ कमजोर पड़ा है क्या आरएलपी? आरएलपी कमजोर नहीं पड़ सकता। और मुझे जब लगेगा कि एनडीए गठबंधन में होने के नाते मैं कमजोर हूँ, तो मैं बिल्कुल अलग हो जाऊँगा उसी समय।
ये है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं कृषि बिल पर जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करूंगा और ज़रूरत पड़े तो इसका विरोध भी करूंगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि बाहरी राज्य से लोग आए हैं और डूंगरपुर हिंसा में, तो एनआईए की जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो एनडीए से वो कभी भी अलग हो सकते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।